So my name is Dr. Samir Shirangwar. I'm a medical oncologist. I did my DM in medical oncology from Tata Memorial Hospital, Mumbai. I'm working in Nagpur since last 8 years. So मुझे भी 8 साल हो गए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ. मैं काम करता हूँ नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट नागपुर में, जो कि एक कैंसर का बड़ा हॉस्पिटल है सेंट्रल इंडिया में. सो आई एम देयर सिंस लास्ट 8 ईयर. जी सर। सर तो हम क्या अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं लंग कैंसर के? सो लंग कैंसर के साइंस एंड सिम्टम्स जो कॉमनली कोई लंग की बीमारी में होते हैं वैसे ही होते हैं. जैसे पेशेंट को खांसी होना, खांसी में खून जाना, सांस में तकलीफ होना, छाती में दर्द होना, छाती के अलावा पीठ में दर्द होना, ये भी हो सकता है. हमने कभी कभी ये भी देखा है किसी किसी पेशेंट को जब फोर्थ स्टेज होता है और ब्रेन में चला जाता है और फिर उनको ब्रेन के सिम्टम्स होते हैं, लाइक फीट आना यानी सीजर आना जब उसको बोलते हैं, या फिर हेडेक होना, और बाद में पता चलता है कि उनको लंग का प्रॉब्लम है जो ब्रेन में स्प्रेड हो गया है. ऐसे भी केसेस हमने देखे हुए हैं. बहुत बार पेशेंट पीठ का दर्द लेके आते हैं, पीठ में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, जो कि रिलीफ नहीं हो रहा है. फिर वो स्कैन करते तो उनको पता चलता है कि स्पाइन के बोन्स में वो स्प्रेड हो गया है, और तब पता चलता है कि वो लंग का कैंसर है, वहाँ से स्प्रेड हुआ है. तो ऐसे भी देखे गए हैं. और पर ज़्यादातर जो सिम्टम होते हैं वो खांसी, खांसी में खून जाना, सांस में तकलीफ और छाती में दर्द. सर तो स्क्रीनिंग के लिए क्या आइडियल एज होना चाहिए और कब तक मतलब इसको करना चाहिए? सो स्क्रीनिंग का मतलब है जिनको कैंसर नहीं है उनको कैंसर डिटेक्ट करने के लिए इन बिटवीन टेस्ट करते रहना है ना, बीच बीच में टेस्ट करते रहना है. जो स्क्रीनिंग का मतलब हेल्दी पेशेंट्स में हम लोग हेल्दी, नॉट पेशेंट, हम लोग हेल्दी इंडिविजुअल में बोलेंगे कि उनको टेस्टिंग करना है. तो लंग कैंसर का स्क्रीनिंग ऐसा सब लोगों में नहीं करना होता है. सो अभी अगर हम लोग पकड़ेंगे इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है तो सब लोगों ने कैंसर का स्क्रीनिंग, लंग कैंसर का स्क्रीनिंग करना चाहिए क्या? तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सबको होने का रिस्क बहुत कम रहता है. सो ज़्यादा रिस्क होता है जो स्मोक करते हैं. तो गाइडलाइंस या फिर जो रिकमेंडेशंस है वो ये बोलते हैं कि जिन्होंने स्मोकिंग किया है मोर देन 20 ईयर कंटिन्यूसली, 20 पैक ईयर, बेसिकली देयर इज अ डेफिनेशन, 20 पैक ईयर. अगर किसी ने 20 पैक ईयर्स से ज़्यादा स्मोकिंग किया है और उनका एज मोर देन 50 ईयर है, इनमें ही स्क्रीनिंग करना चाहिए. जो स्मोकर्स नहीं है या फिर जिन्होंने ज़्यादा स्मोकिंग नहीं किया है, लाइट स्मोकर है, उनमें स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं होती है. तो जनरली एज जो स्टार्ट होता है जिन्होंने स्मोकिंग किया है मोर देन 20 पैक ईयर, उनका एज मोर देन 50 ईयर्स है, उसमें ही करना होता है. उसमें भी रिकमेंडेशन है कि कैसे करना. तो ऐसा है कि जिनको स्क्रीनिंग करते हैं हम लोग उनको ईयरली हम लोग लो डोज सीटी स्कैन करने के लिए बोलते हैं. और वो सीटी स्कैन के फाइंडिंग अगर नॉर्मल है तो ईयरली किया जाएगा. अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम लगा तो उसमें शायद हो सकता है कि डाउटफुल कुछ चेंजेस है, तो उसमें फ्रिक्वेंटली भी सीटी स्कैन किया जा सकता है. ये 50 to 80 ईयर्स के बीच में लोगों ने करना चाहिए. एक बार 80 के ऊपर एज हो गई तो उसको बंद करते हैं. अगर किसी ने स्मोकिंग स्टॉप किया और वो इंटरवल मोर देन 15 ईयर्स हो गया है तो भी हम लोग उसको बंद कर सकते हैं. पर अगर स्टॉप किया और 15 ईयर्स का गैप नहीं हुआ है तो वी कैन कंटिन्यू ईयरली सीटी स्कैन एज ए स्क्रीनिंग ओनली इन हाई रिस्क. हाई रिस्क का डेफिनेशन है जिन्होंने मोर देन 20 पैक ईयर स्मोकिंग किया है, सब इंडिविजुअल नहीं. और ये कितने इफेक्टिव होते हैं लंग कैंसर को डिटेक्ट करने में? या डेफिनेटली अगर आपको सीटी स्कैन में कुछ प्रॉब्लम मिलता है और फिर आप फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हो, उसमें सही में आगे जाके वो पॉजिटिव निकलता है, तो उसका ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में किया जा सकता है. तो डेफिनेटली पेशेंट्स के लिए बेनिफिट होता है इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग द आउटकम्स. और आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं उस रीजन में क्या लो कॉस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है? या तो अभी जैसे प्रधानमंत्री योजना है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलती है, हमारी महाराष्ट्र की भी योजना है, हेल्थ स्कीम्स है, तो उसमें काफ़ी हद तक ट्रीटमेंट कवर हो जाता है. तो जिनको अगर फाइनेंशियल इश्यूज है तो डेफिनेटली वो लोग इस योजनाओं का लाभ ले सकते हैं. व्हाट डिलेज यू सी इन दोस प्लेसेस? सो डिलेज क्या होता है ना कि मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो हमारे पास भी आते हैं सिटी से तो आते ही है, पर आउटसाइड सिटी यानी स्मॉल विलेजेस से या फिर स्मॉल टाउन से भी आते हैं. तो वहाँ पे बहुत बार अगर पेशेंट को ये लंग सिम्टम्स है तो जनरल प्रैक्टिशनर के पास वो जाते हैं, तो वो लोग एक्सरे करते हैं या फिर सीटी स्कैन करते हैं, और बहुत बार वो टीबी करके मिसडायग्नोस हो जाता है. तो टीबी करके मिसडायग्नोस होता है तो वो लोग टीबी का ट्रीटमेंट लेते हैं. फिर टीबी के ट्रीटमेंट से फ़ायदा होता नहीं, तब जाके फिर उनको डाउट लगता है कि अरे कुछ अलग ही प्रॉब्लम है. तब जाके वो फिर आगे स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं, फिर डायग्नोसिस होता है. तो ये प्रॉब्लम ने बहुत देखा है कि लोग लंग कैंसर डायग्नोस थोड़ा लेट करते हैं, बिकॉज वो बाकी एक तो निमोनिया फिर ट्यूबरक्लोसिस ऐसे सिम्टम समझ के उसको ट्रीट करते हैं, और उसके कारण फिर डायग्नोसिस डिले हो जाता है. और कीमोथेरेपी का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है लंग कैंसर? कीमोथेरेपी का तो डेफिनेटली रोल है.
कीमोथेरेपी के अलावा भी लंग कैंसर में बहुत सारी नई नई ट्रीटमेंट्स आई है, लाइक टारगेटेड थेरेपीज, इम्यूनोथेरेपीज। उसके लिए पेशेंट्स को कुछ टेस्ट करनी होती है, वो टेस्ट के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कौन सी टारगेटेड थेरेपी देना है या फिर इम्यूनोथेरेपी देना है। कुछ केसेस में हम लोग ऑल टुगेदर कीमो अवॉइड कर सकते हैं, बट कुछ पेशेंट्स में हम लोग कीमो देना ही पड़ता है। इवन इफ यू टेक इम्यूनोथेरेपी या फिर टारगेट थेरेपी, तो कभी कभी कीमो से वो कंबाइन करना होता है, बट कुछ पेशेंट में हम लोग ऑल टुगेदर कीमो अवॉइड भी कर सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी किस केस में कराना पड़ता है? तो रेडिएशन थेरेपी का रोल डिपेंड करता है स्टेज क्या है। अगर ये अर्ली स्टेज है और सर्जरी हो नहीं पा रहा है, कहीं पे स्प्रेड नहीं हुआ है और हो नहीं पा रहा है, तो रेडिएशन थेरेपी का डेफिनेटली रोल आता है। जहाँ पे सर्जरी पॉसिबल है वहाँ पे रेडिएशन का रोल बहुत लिमिटेड है, और तो ये हो गया अर्ली स्टेज का। और अगर स्टेज 4 है तो उसमें रेडिएशन का रोल जरूर आता है। अगर कहीं पे पेशेंट को पेन है या फिर हड्डी में कहीं पे स्प्रेड हो गया है, वहाँ पे पेशेंट को काफ़ी दर्द हो रहा है, या फिर कोई नस दब रही है, या फिर ब्रेन में कहीं स्प्रेड हो गया है और पेशेंट ब्रेन के लिए बहुत सिम्टमेटिक है, तो उस समय में भी हम लोग रेडिएशन का हेल्प लेते हैं। पर रेडिएशन ऐसे सिचुएशन में सिर्फ सिम्टम कंट्रोल देगा, इमीडिएट जो कॉम्प्लिकेशन है उसको कंट्रोल करेगा। लाइफ बढ़ाने में बहुत हद तक मेडिसिन ही काम में आती है। आजकल बहुत सारा एडवांस ट्रीटमेंट्स आ गया है जो कि बहुत इन्वेसिव नहीं है, तो इसके बारे में लोगों को कितना पता है? देखो, सर्जरी का रोल लंग कैंसर में डेफिनेटली है, बट इंडिया में हम लोगों के यहाँ पे जैसे अपन ने अभी डिस्कस किया कि स्क्रीनिंग करना होता है, तो स्क्रीनिंग जब करते तो हम लोग अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर लेते, तो उसमें सर्जरी काफ़ी हद तक पेशेंट्स को हेल्पफुल होती है। बट जब स्क्रीनिंग प्रोग्राम ज़्यादा प्रचलित नहीं है, या फिर ज़्यादा इतना वाइड स्प्रेड यूज़ में नहीं है, या फिर पेशेंट का अवेयरनेस उसमें नहीं है, तो जनरली हम लोग देखते हैं कि हमारे 95% ऑफ द पेशेंट्स एडवांस स्टेज में ही आते हैं। बहुत रेयरली 100 में से 2-3 पेशेंट ही ऐसे आते हैं जो सर्जरी के लिए कैंडिडेट होते हैं। तो इसलिए सर्जरी का रोल इंडियन सेटिंग में इतना यूज में आता नहीं है, क्योंकि पेशेंट्स इतने अर्ली स्टेज में आते नहीं है। पर अगर कोई पेशेंट आ गया तो डेफिनेटली सर्जरी ऑप्शन रहता है। और अभी तो वैट्स बोलते हैं हम लोग सर्जरी, वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी, वो लैप्रोस्कोपी जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, जो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज भी इसमें की जा सकती है। जो अभी सर्जन्स हमारे यहाँ पे बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत अच्छे अच्छे सर्जन्स इंडिया में है जो इसमें सब ट्रेंड है, तो इसमें काफ़ी लो कॉम्प्लिकेशन साथ में इसकी सर्जरी अभी की जा सकती है। टोबैको का कंजप्शन स्मोकिंग के अलावा और भी कोई मीडियम में है जो रिस्पॉन्सिबल है लंग कैंसर के लिए? स्मोकिंग तो मेन कल्प्रिट है, पर टोबैको च्यूइंग भी एक पार्ट होता है। अदरवाइज लोग स्नफ्स वगैरह भी लेते हैं, तो बट स्मोकिंग इज द मेन कल्प्रिट लंग कैंसर के लिए एटलीस्ट। So what one thing all caregivers should understand about lung cancer? caregiver के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। यार, जो हम लोगों ने अभी नोटिस किया, इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं और पेशेंट्स के जो रिश्तेदार भी होते हैं, वो बहुत बार साइंटिफिक ट्रीटमेंट को छोड़ के अनसाइंटिफिक ट्रीटमेंट करते हैं। तो उनको हम लोग कितने बार समझाते भी है कि ये साइंटिफिक ट्रीटमेंट है, इसका इतना बेनिफिट है, ये प्रूवन है, ये रिसर्च में टेस्ट करके ट्रीटमेंट डेवलप किया गया है, तो उसको फॉलो किया जाना चाहिए। बट लोग बहुत बार डरते हैं, लाइक कीमोथेरेपी का नाम सुन के साइड इफेक्ट्स होंगे, सर्जरी को डर जाते हैं। तो मे बी लंग कैंसर में तो ज़्यादा कीमोथेरेपी का या फिर जो भी हमारे मेडिसिन का रोल आता है, तो बहुत बार वो डर जाते हैं। हम समझाने के बाद में भी समझते नहीं है, डर जाते हैं और फिर बोलते हैं कि ये दवाई का तो साइड इफेक्ट नहीं है, अल्टरनेटिव मेडिसिन का तो साइड इफेक्ट नहीं है, तो वो उसके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। पर मैं बताना चाहता हूँ कि आई एम नॉट अगेंस्ट एनी अल्टरनेटिव थेरेपीज, बट अल्टरनेटिव थेरेपी आपको करनी हो, आपका चॉइस है, बट साइंटिफिक ट्रीटमेंट को नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अगर समझ लो कि आज मेरे पास पेशेंट आया, आज मैंने ट्रीटमेंट बताया, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया नहीं, उन्होंने कुछ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लिया, उसका में भी उनको फायदा नहीं हुआ, और 3-6 महीने बाद वापस आए, तब वो कंडीशन नहीं रहती ट्रीटमेंट करने लायक जो अच्छी ट्रीटमेंट हम लोग शायद से पहले कर पाए। तो एक विंडो होता है, एक टाइम पीरियड होता है, और टाइम फ्रेम हम लोग लूज कर जाते हैं, तो वो लूज नहीं करना चाहिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको करना है, दैट इज योर चॉइस, बट साइंटिफिक ट्रीटमेंट करो। जहाँ पे साइंटिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, तब तो हम लोग खुद बोलते हैं कि इसमें शायद से ये इतना ट्रीटमेंट है, वो इतना इफेक्टिव नहीं है, या फिर ट्रीटमेंट नहीं बचा हुआ है, तो आपको जो करना है आप कर सकते हैं। पर जब अच्छी साइंटिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तब तो एटलीस्ट अनसाइंटिफिक ट्रीटमेंट करने का ज़्यादा ये नहीं बनता, या फिर जो भी आप करना है अनसाइंटिफिक ट्रीटमेंट पर साइंटिफिक ट्रीटमेंट को छोड़ के मत करो। What follow-up care is needed after chemotherapy or any treatments? फॉलो तो डेफिनेटली लगता है आपको। इंस्ट्रक्शन हम लोग देते ही है जब ट्रीटमेंट चालू करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये तकलीफें हो सकती है, अगर ये हुआ तो आपको ये टैबलेट हम लोग बहुत बार दे के रखते हैं कि आप ये ले सकते हैं। अगर वो मैनेज नहीं हो रहा तो हम बोलते हैं कि कोई, अगर आपको बहुत दूर पड़ रहा है हॉस्पिटल जहाँ पे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो कोई नियर बाय डॉक्टर जो अच्छे
एजुकेटेड डॉक्टर है या फिर फिजिशियंस है, उनको कंसल्ट करो और उनसे ट्रीटमेंट लो। अगर उनको नहीं समझ रहा तो आप हॉस्पिटल आ जाओ। तो एक इंस्ट्रक्शन हम लोग जनरली देते हैं पेशेंट को। न्यूट्रिशन का भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। हमारी पूरी टीम होती है, जो टीम बाकी के सपोर्ट केयर के लिए जो हेल्प करती है, तो वो सब इनबिल्ट सिस्टम होता है जो फॉलो किया जाता है। Any one message for your patients and general public? मेरा यही बोलना रहेगा कि अगर कैंसर का नाम आते ही डरने से ज़्यादा डेफिनेटली इट्स अ बिग थिंग टू एक्सेप्ट कि हमको कैंसर हो गया है, बट अगर होता है तो उससे डरे बिना एटलीस्ट आप साइंटिफिक अच्छे डॉक्टर से एडवाइस लो, साइंटिफिक ट्रीटमेंट लो। थोड़ा अपना हम लोग ये बोल सकते हैं कि विल पावर या फिर जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो मेंटेन करो, साइंटिफिक ट्रीटमेंट लो, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलता है। कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना अपने को फायदा होगा, ये बहुत बार अपने हाथ में नहीं होता है, बट हमारे हाथ में होता है कि साइंटिफिक ट्रीटमेंट ले, अच्छी ट्रीटमेंट ले, अच्छे वेल एजुकेटेड डॉक्टर के पास ले, तो एटलीस्ट हमको जो बेस्ट पॉसिबल बेनिफिट उसका वो मिल जाएगा। Thank you, sir. Thank you for your time. थैंक यू, थैंक यू।